नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में सबसे पहले हमने जो सेकंड पार्ट होता है हमारा, उसमें भी हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट, एक होता है मैथ्स का, एक होता है साइंस का। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो सबका कॉमन आता है दोस्तों, लेकिन उसका अभी जो सिलेबस है वो डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए हमने सेकेंड पार्ट पहले शुरू किया है, क्योंकि सेकेंड पार्ट का सिलेबस यही रहेगा। और इसमें भी सेकंड पार्ट में सोशल साइंस और मैथ साइंस, सोशल साइंस मतलब आर्ट्स वालों के लिए और मैथ साइंस वालों के लिए अलग पेपर आता है। तो हम यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और सोशल साइंस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या सिलेबस है। इसमें टोटल 12 यूनिट्स हैं दोस्तों। 12 यूनिट्स में बहुत सारी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं, तो वही मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि कौन से कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से रह जाएंगे। जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको तो पता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या फिर नए ऐड हुए हैं, वो लोग देख लेना। और प्लेलिस्ट में हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक यूनिट का अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप उसके सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार जो भी यूनिट आप पहले पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो जो फर्स्ट की 3 यूनिट्स है दोस्तों, उसमें दी गई है हिस्ट्री। ठीक है, इन 3 यूनिट्स में दी गई है हिस्ट्री। जो पहली यूनिट है उसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति और समाज, इसमें जो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मतलब कि जो हमारी पुरातन हिस्ट्री है, वो दी गई है। जो दूसरी यूनिट है मौर्य और गुप्त साम्राज्य, इसमें हमारा मध्यकाल दिया गया है। और जो तीसरी, इसमें हमारा मध्यकाल से भी थोड़ा सा पहले का काल, मतलब इसे भी हम पुरातन हिस्ट्री बोल सकते हैं। मौर्य और गुप्त पुरातन में ही आते थे, मध्यकाल मुगलों से शुरू होता है। तो ये जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, हाँ, इसमें हमारा मध्यकाल और आधुनिक काल दिया हुआ है। ये तीनों यूनिट अभी हमने जस्ट इससे पहले कंप्लीट करी हैं। तो इसका एक एक टॉपिक, सिंधु सभ्यता संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज की विशेषताएं, मौर्य काल, गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियां, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, सब कुछ हमने टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, ये 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो 2 बची हैं, ये हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यूनिट, यूनिट 4 और यूनिट 5। सबसे पहले जब मैंने आपको रीट की तैयारी करवानी शुरू की थी ना, तब सबसे पहले मैंने यूनिट 4 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पर्सनली पॉलिटी बहुत पसंद है और मुझे ये पता है कि मैं पॉलिटी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो जो मैंने पॉलिटी यहाँ पे पढ़ाई है, उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ये मेरा आपसे वादा है। और आपकी यूनिट में जो कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर हर एक टॉपिक मैंने कवर किया। और इवन आप ये मानिए कि इसके टॉपिक ही नहीं, इससे बाहर के टॉपिक भी, मतलब अगर आप आरएस लेवल की तैयारी भी कर रहे हो तो प्री लेवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी अच्छी तैयारी मैंने यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की करवाई है। ठीक है, अब बचे पृथ्वी के घटक, पृथ्वी के प्रमुख घटक। अब ये आ गई दोस्तों ज्योग्राफी हमारी, यूनिट 6, 7, 8, 9, ये चारों ज्योग्राफी है। जो फर्स्ट है पृथ्वी के प्रमुख घटक, है ना, ये हमारी है भौतिक भूगोल। इसमें हमें क्या दिया गया है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानें और पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ। तो ये हमारा मोस्टली भौतिक भूगोल जो होता है, इसको नाम दे दिया पृथ्वी के प्रमुख घटक, ये हमने पढ़ लिया। फिर दिया है संसाधन और विकास, ये हमारा जो मानव भूगोल होता है, संसाधन के प्रकार, मृदा, मिट्टी, कृषि, मानव संसाधन संरक्षण, है ना, ये सारे हमारे आते हैं मानव भूगोल में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में दोस्तों भारत का भूगोल और भारत के संसाधन, मतलब पूरी इंडियन ज्योग्राफी अपन को पढ़नी थी। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले भारत के भौतिक विभाग आते हैं, लेकिन भौतिक विभागों से भी पहला चैप्टर मैंने आपको करवाया था कि भारत की अवस्थिति, मतलब कौन से अक्षांश देशांतर में फैला हुआ है, भारत की सीमाएं कौन कौन से देशों को टच करती हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, ये सब मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये तीनों यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारा सिर्फ राजस्थान बचा है और इसके बाद में बचे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दोस्तों पढ़ाने की चीज़ इसमें कुछ ऐसी है नहीं, कोई भी गाइड लाओगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, और बिना गाइड के भी आप कॉमन सेंस से भी इनके आंसर दे सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इन 2 में ऐसी कोई पढ़ाने लायक चीज़ें हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ। फिर भी अगर मैं देखती हूँ, मुझे कोई अच्छा मैटर अगर मुझे मिला और लगा कि ये बच्चों को शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी। वरना ये जो 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हम जो इसका फर्स्ट पेपर है,
फर्स्ट पेपर में दोस्तों दो तो लैंग्वेज हो जाएंगी, जो भी आप कंपलसरी ले रहे हो, हिंदी और इंग्लिश, है ना। और इसके अलावा जो जीके होती है वो हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी रीजनिंग वगैरह ये सब आएंगी, है ना। तो वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। और इस उसके आगे दोस्तों हम यहाँ पे RAS प्री की तैयारी करेंगे। एक बार रीट का सिलेबस पूरा करवा दूँ, क्योंकि रीट के लिए मैंने वादा किया था आपसे, तो एक बार रीट का सिलेबस पूरा करवा दूँ। फिर अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो RAS प्री की तैयारी हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। और ये मेरा वादा है कि प्री के सिलेबस में जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है सेम वो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी। उससे पहले अपन को ये दो यहाँ पे यूनिट्स कंप्लीट करनी है। इसमें लगभग 20-25 दिन तो अपन को लग ही जाएंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान का भूगोल दे दिया और पूरी राजस्थान की संस्कृति और इतिहास दे दिया। तो अपन क्योंकि राजस्थान के बच्चे हैं, तो राजस्थान में बहुत वाइड तरीके से राजस्थान हमारे आता है, तो राजस्थान की हर एक चीज़ का हम बहुत ही गहरे तरीके से अध्ययन करेंगे, ताकि ना केवल रीट वगैरह बल्कि जो भी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम्स हैं, है ना, जितनी भी राजस्थान लेवल RPSC लेवल के एग्ज़ाम होती है उसमें हमारे राजस्थान कवर हो जाए उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के संसाधन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए, अब आप पहला टॉपिक, अब मैं रोज़ रोज़ आपको सिलेबस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहना अगर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। पहला टॉपिक दिया हुआ भौतिक प्रदेश, मतलब राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको भारत के भूगोल में, देखिए भारत के भूगोल में भी सेम वही भूआकृति प्रदेश दिया गया और इधर भी भौतिक प्रदेश दिया गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाऊंगी राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान की सीमाएँ, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो अब हमारे सिलेबस में लिखा नहीं गया है, लेकिन ज्योग्राफी जहाँ पे आ गई तो वहाँ पे इनमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पूछ लेते हैं, या फिर राजस्थान की सबसे लंबी सीमा कहाँ से टच होती है, या फिर इस राज्य की सीमा कहाँ कहाँ से टच होती है, कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे निश्चित ही बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में इसमें से पढ़ते ही हैं। तो सिलेबस में नहीं लिखा गया है, फिर भी हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे और मैं आपको मैप वाइज यहाँ पर दिखाती रहूँगी। तो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अवस्थिति, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं राजस्थान की अवस्थिति। अब देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो देखो यहाँ पे मोबाइल में इतना अच्छा नहीं बन सकता भारत, लेकिन अंदाजन मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे ऐसे मान लो ये अपना भारत है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। लिख भी देती हूँ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। तो ये क्या लिख रखा है, क्या बोल रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम में, तो ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जो बसा हुआ है वह राजस्थान है, ठीक है। तो भारत राजस्थान की दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम समझ में आ गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे ही तो बसा हुआ है अपना राजस्थान। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है वो राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया वाइज, है ना, हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका कोई भी आप ये सोचो कोड वर्ड, या फिर अगर आप इसका कोड वर्ड मान रहे हो तो आप यूँ समझ लेना कि आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी दौड़ में बहुत पीछे हो। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे सी बातें कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, हमारी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है ना, ये सब चीज़ें तो हमें मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए। ये हमें नींद में भी कोई उठा के पूछे तो हमें आनी चाहिए, भारत और राजस्थान दोनों की। तो कितना है हमारा क्षेत्रफल याद कर लेना, 5 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% भाग पे। मान लो भारत के क्षेत्रफल में 100% भाग आता है, उसके लगभग 10.41% भाग पे अगर परसेंटेज में निकालें तो इसका हम 10.41% भाग पे फैले हुए हैं, ठीक है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। राजस्थान पेंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि पहले ऐसा कहते थे ज्योग्राफिकल टर्म्स में कि पूरी दुनिया एक गोला थी, है ना, पूरा विश्व की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हम पूरा विश्व एक गोला है, ठीक है। और इसमें पूरे में एक समुद्र था, इस समुद्र के बीचों बीच एक महाद्वीप था,
समुद्र के बीचों बीच, और इसके चारों ओर पानी था। ठीक है, इस महाद्वीप को बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पूरे महाद्वीप को पेंजिया बोलते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक भाग इधर ऐसे अलग हो गया, दूसरा भाग इधर ऐसे अलग हो गया। तो जो उत्तर का भाग है उसे बोला गया गोंडवाना लैंड, सॉरी अंगारा लैंड। जो उत्तर का भाग है उसे बोला गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिण का भाग है उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। अब मैं इतना यहाँ पे आप सबके लिए लिख नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी होती है। तो मैं आपको समझा सकती हूँ सारी बातें कि भाई पेंजिया था। पेंजिया एक मतलब चारों ओर हमारे महासागर था। इस महासागर का नाम था पेंथालासा। इसके बीचों बीच एक महाद्वीप था, इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। पेंजिया का आगे चल के दो भागों में विभाजन हो गया। इसका उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड, इसका दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो ये क्या कह रहा है कि जो राजस्थान है वह पेंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग मतलब गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जो उत्तर का भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये जो उत्तर का भाग है इससे कौन कौन से राज्य बने? इससे बने यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ये उत्तरी भाग से बन गए। और निचले भाग से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये यहाँ पे भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आप अब सोच रहे होंगे कि भाई हम तो यूरोप से टच हैं, मतलब हम तो रूस और यूरोप से टच है। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कि ये जो महाद्वीप है दोस्तों, इनमें सब में गति होती रहती है। जिस प्रकार ये टूट के अलग हुआ ना, फिर धीरे धीरे ये पास भी जाने लगे। तो इधर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जुड़ गए, इधर यूरोप मतलब अफ्रीका जाके यूरोप से जुड़ गया, हम भी यूरोप और एशिया से जुड़ गए, है ना। ऐसे चल के हम इससे जुड़ गए। तो हम भाग किसके हुए? हम नीचे वाले के पार्ट थे ना, इसके पार्ट थे ना। तो ये क्या था? गोंडवाना लैंड था ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो राजस्थान है वो पेंजिया भूखंड का दक्षिणी, तो ये पूरा पेंजिया कहलाता था। उत्तरी भाग बना अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड। तो इसके गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है, मतलब हमारी जो भूमि है वह गोंडवाना लैंड भाग से बनी हुई है। ठीक है, अब है अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति है हमारी 23 डिग्री 3 मिनट। ये तो दोस्तों 23 डिग्री, ये तो गोल जो चिन्ह आता है ये तो है डिग्री का, और ये जो 3 और ऐसे करके जो चिन्ह आता है ना कोमे जैसा, ये होता है मिनट का। तो इसे कहते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर में फैले हुए हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये चीज़ें मैंने आपको जब भारत की स्थिति पढ़ाई थी तभी भी पढ़ा दी थी, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ये इसमें 0 डिग्री, आप सबको पता होगा ये भूमध्य रेखा जा रही है। इसे हमने ऐसे बांटा, ये 23.5, ये 66.5, ये 90, और सेम ऐसे ही नीचे 23.5, 66.5 और 90। अब 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे बोलते हैं मकर रेखा। ये जो आड़ी रेखाएं हैं दोस्तों ये वाली, इन्हें बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, और ये जो यूं वाली खड़ी रेखाएं हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर। ठीक है, ये जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें बोलते हैं देशांतर, ये जो आड़ी रेखाएं हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश। इसीलिए इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इधर आ जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, है ना। ठीक है, ये तो हो गए अक्षांश और देशांतर। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हम कौन से अक्षांश पे हैं, कौन से देशांतर पे है? भारत की स्थिति है दोस्तों, देखो ये जो 0 डिग्री है वो 2 गोलों में बांट रही है ना पूरी पृथ्वी को अक्षांशीय रूप में, कि ऊपर का भाग कहलाएगा उत्तरी अक्षांश और नीचे का भाग कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ऐसे ही जो 0 डिग्री इधर वाली है देशांतर में, उसे कहता है ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा पूरे विश्व को 2 भागों में बांट रही है, इधर वाला पश्चिमी देशांतर, इधर वाला पूर्वी देशांतर, क्योंकि 0 डिग्री 2 भाग कर रही है। ठीक है, इधर वाली 0 डिग्री अक्षांशों के 2 भाग कर रही है, ये वाली देशांतर के 2 भाग कर रही है जो खड़ी है वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें कैसा पता चलेगा कि भारत कौन से देशांतर में स्थित है? हम ये कह रहे हैं कि भारत स्थित है, कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होके गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन सी? ये वाली 23.5 वाली राजस्थान से होके गुजरती है, तो मतलब भारत यहाँ कहीं है, क्योंकि राजस्थान यहाँ बीच में सी है। ठीक है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से गुजर रही है, तो हमारी स्थिति है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ कि 0 डिग्री की कौन सी दिशा में है? उत्तर में।
तो कौन से अक्षांश में आ गए हम? उत्तर में। और ये जो खड़ी देशांतर रेखा है इसकी कौन सी दिशा में है हम? ये है पश्चिमी देशांतर, ये है पूर्वी देशांतर, तो हम किस साइड हैं? पूर्व में, तो हम आ गए पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इधर से तो हम उत्तरी अक्षांश में हो गए और इधर से देखें तो हम पूर्वी देशांतर में हो गए। अब हम कैसे निकालेंगे कि भारत कौन से देशांतरों में है और राजस्थान कौन से देशांतरों में? क्या पता चलेगा? देखो भारत ऐसे है ना, और कर्क रेखा हमारे बांसवाड़ा से गुजर रही है, तो यहाँ से जैसे मान लो राजस्थान है, तो ये कह रहा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे राजस्थान है तो अब मैं भारत हटा देती हूँ, राजस्थान ही बना लेती हूँ, राजस्थान समझाना, ये मान लो राजस्थान है। तो दोस्तों अक्षांश यहाँ से 0 है, जो बीचों बीच वाला अक्षांश है वो 0 है। 0 से ऊपर चलेंगे तो कैसे शुरू हो रहा है? 1 2 3 4 ऐसे ही, तो 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 23 तक आ गया, फिर 24 25 26, फिर 60 66, फिर लास्ट में जाके 90। तो जो 23.5 आएगा वो किधर आएगा? नीचे आएगा ना, कि 0 से 23, 23.5 पहले आएगा ना, 23 डिग्री 3 मिनट पहले आएगा, तो 23.5 आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, और फिर 23.5 के बाद में 24 25 26 27 28 ऐसे करके 30 डिग्री कहाँ आएगा? ऊपर वाला। भाई हम ऐसे कह रहे हैं कि हम 23 डिग्री से 30 डिग्री तक स्थित है, तो 23 डिग्री नीचे वाला कोना हो जाएगा राजस्थान का, 30 डिग्री ऊपर वाला कोना हो जाएगा। ये तो हो गए देशांतर में, है ना, सॉरी ये तो हो गए अक्षांश में। जो खड़े जो ऐसे आड़ी रेखाएं हैं वो हैं अक्षांश। ठीक है, अब देशांतर में कैसे याद करेंगे? देशांतर में हम कह रहे हैं कि हम 69 डिग्री 30 मिनट से। अब दोस्तों ये वाली जो बीच वाली है ये हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री ग्रीनविच है। 0 डिग्री ग्रीनविच के इधर जाते हैं तो इधर 90 देशांतर है, और इधर भी वही सेम 90 देशांतर है ना, ये हम कह रहे हैं ना। तो ये सॉरी 90 नहीं है, 180 इधर है और 180 इधर है। दोस्तों देशांतर जो रेखाएं हैं वो है 360 और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो है 180। 90 ऊपर 90 नीचे, और ये 180 इधर और 180 इधर। तो देशांतरीय स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे? देशांतरीय स्थिति ऐसे ज्ञात करेंगे कि ये कह रहा है राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से, तो ये 0 डिग्री देशांतर शुरू हो रही है, तो 0 से इधर चलेंगे तो 180 तक लास्ट जा रही है ना, इधर 180 तक आएगी 0 से शुरू होके। तो 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6, तो गुणित्तर पहले आएगा ना, तो गुणित्तर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और गुणित्तर 70 71 72 ऐसे करके 78 आ जाएगा ये वाला, और 78 से करके यहाँ लास्ट जो धरती का कोना है वहाँ 180 डिग्री तक देशांतर चलेंगी। तो इतना समझ में आ गया होगा। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं ये देखिए, ये नीचे, हाँ ये रहा 23 डिग्री 3 मिनट से, देखो नीचे की तरफ आएगा ना 23, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है ना अक्षांश रेखाएं, तो 0 से 23 पहले आएगा, तो 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर चल के हम जा रहे हैं इधर 30 डिग्री 12 मिनट तक। 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट, ये तो क्या है, ऐसी जो पड़ी हैं वो रेखाएं कौन सी है? अक्षांश रेखाएं है ना। तो उत्तरी अक्षांश में हम लोग थे क्योंकि हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ है ना। तो ये तो क्या हो गया 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। इसके अलावा देशांतरीय विस्तार जैसे यहाँ पे 0 डिग्री आ रही है, तो 0 से इधर चलेंगे 180 तक लास्ट जाके खत्म होएगी ना, तो 0 से हम लोग हैं 69 डिग्री देशांतर पे, है ना। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्यों? क्योंकि 0 से इधर वाला भाग पूर्व, इधर वाला भाग पश्चिम, है ना। तो 69 डिग्री से शुरू होकर हम 70 71 72 73 ऐसे करके 78 पर राजस्थान खत्म हो रहा है ना। 78 डिग्री 17 मिनट, तो ये हो गई हमारी देशांतरीय स्थिति। तो कितनी है हमारी अक्षांशीय स्थिति? अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तर में स्थित हैं 0 डिग्री के, है ना। और देशांतरीय स्थिति कौन सी है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम स्थित हैं पूर्व में। कहाँ स्थित है? हम पूर्व में, पूर्वी देशांतर में, क्योंकि 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांट रही है गोले को, तो हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर स्थित हैं, इसलिए हम पूर्वी देशांतर में स्थित है। और यहाँ पे साथ ही हम लंबाई भी देख लेते हैं। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो कौन सी लंबाई ज़्यादा है दोस्तों? ये वाली लंबाई ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम 869 है, ये 869, और ये सिर्फ 826 है ना। तो लगभग हमारा आकार एक जैसा, ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना लंबाई चौड़ाई में। तो आकार कैसा हो गया हमारा? पतंगाकार या फिर विषमकोण चतुर्भुज जो होता है ना उस जैसा आकार हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई।
अब कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, जो हमने देखी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोल रहे हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये गोला है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5, ये 66.5 और ये 90 और सेम 23.5, 66.5, 90, ठीक है। और ये देशांतर है। तो हम लोग यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे तो 23.5 डिग्री जो रेखा है, ये कर्क रेखा, वो राजस्थान से होकर गुजर रही है दोस्तों। राजस्थान के डूंगरपुर को तो नीचे से टच करती है और बांसवाड़ा जिले के मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। तो आगे इसने कहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अब होता क्या है दोस्तों कि इनके अनुसार ही हमारे कटिबंध बांटे गए हैं कि ये 0 डिग्री, 0 से लेके 23.5 और इधर भी 23.5, 0 से लेके 23.5 तक तो गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा, तो इसे तो क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब 23.5 से 66 दोनों तरफ नीचे भी सेम स्थिति होगी, इसे कहा गया है शीतोष्ण कटिबंध, मतलब ना गर्मी ना ठंड, है ना। और 66 से 90 डिग्री को क्या कहा गया है, शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। क्योंकि सूर्य कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 डिग्री से शुरू होता है, एक बार जाके यहाँ तक पहुँचता है 23.5 तक, फिर 23.5 से वापस लौटता है, 0 पे आता है, फिर नीचे वाली 23.5 तक, है ना। तो 66.5 तक तो फिर भी घर में पहुँच जाती है, क्योंकि 23.5 पे पहुँचेगा तो यहाँ भी किरण पहुँचेंगे, है ना। लेकिन ये जो 90 वाला भाग है, यहाँ पे तो सूर्य की बहुत कम किरणें पहुँच पाती है और ये ज़्यादातर ठंडा रहता है। तो 3 भाग हो गए हमारे गोले के भाई, उष्ण कटिबंध 0 से 23.5, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 66 और शीत कटिबंध 66 से 90, दोनों साइड सेम ऐसा ही होता है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो राजस्थान का अधिकांश भाग है, क्योंकि हमारे बांसवाड़ा से होके गुजरती है, क्या बांसवाड़ा से होके हमारे गुजरती है कर्क रेखा, है ना। तो ये कह रहा है कि कर्क रेखा बांसवाड़ा से होके गुजर गई, तो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग ही तो था उष्ण कटिबंध में। तो ये कह रहा है कि बांसवाड़ा का तो जो ज्यादातर भाग आएगा ना, नीचे वाला कर्क रेखा से नीचे वाला, वो तो आएगा उष्ण कटिबंध में। बाकी जो सारा राजस्थान है, क्योंकि वो तो ऊपर हो गया ना, 23.5 से ऊपर हो गया, और 23.5 से ऊपर वाले भाग को क्या बोल रहे हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध। तो बाकी जो सारा राजस्थान है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। तो कहने को तो दोस्तों हम शीतोष्ण कटिबंध में आ रहे हैं, जहाँ ना तो गर्मी होती है ना ठंड होती है ना, अच्छा मौसम होना चाहिए। लेकिन वास्तव में तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हम तो अपने आप को उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मरुस्थल है और हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो हालांकि हम देशांतर और कटिबंधों के हिसाब से देखें तो हम शीतोष्ण कटिबंध में हैं, लेकिन जो हमारी जलवायु की स्थिति देखें हम लोग कि यहाँ पे कितनी गर्मी और कितनी ठंड पड़ती है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम कौन से कटिबंध में हैं, हम उष्ण कटिबंध में हैं जलवायु के हिसाब से, क्योंकि बारिश तो अपने यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मरुस्थल हमारे यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। लेकिन कटिबंधों के हिसाब से राजस्थान का सिर्फ बांसवाड़ा जिला जो है वो सिर्फ उष्ण कटिबंध में आता है, बाकी सारा भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। आकृति हमारी विषमकोणीय, चतुर्भुज या फिर पतंगाकार है, जैसा कि मैंने बता दिया। उत्तरतम भाग है दोस्तों जैसलमेर की सम तहसील का कटरा गांव, और दक्षिणतम, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, मैंने मैप में दिखा दिया, 1 मिनट आप मैप देख लीजिए। ये वाला देखिए, हमारा ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, गंगानगर का कोणा गांव, है ना, ये तो हमारा है उत्तरतम स्थान, और दक्षिणतम स्थान है बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा गांव, ठीक है, ये याद रखना। पश्चिमतम स्थान है जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव, आप मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना, जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव। और ये इधर पूर्वतम स्थान है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलावट गांव। कौन सा, धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलावट गांव, ठीक है। उत्तरतम स्थान कौन सा हो गया, गंगानगर का कोणा गांव, और दक्षिणतम स्थान हो गया बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव, और पश्चिमतम स्थान जैसलमेर की सम तहसील का कटरा गांव, और पूर्वतम स्थान हो गया धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील का सिलावट गांव। ये स्थान कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है याद करना। कुल स्थलीय सीमा है हमारी 5,920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि हमारी टोटल सीमा, जो राजस्थान का आकार है, जैसे मान लो ये राजस्थान का आकार है, तो ये जो हमारी सारी सीमाएं हैं ना, उनकी कुल लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे हम रेड क्लिफ सीमा भी बोलते हैं। 4,850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा है। अब क्या फ़र्क है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय में, अभी बताती हूँ। देखिए, ये जो हमारी टोटल सीमा है, ये
ये जो हमारी टोटल सीमा है ये टोटल मिला के है 5,920 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है जो किसी दूसरे देश को स्पर्श करती है। तो गंगानगर से लेकर इधर बाड़मेर तक हमारी सीमा जो है पाकिस्तान को टच कर रही है। तो ये कौन सी सीमा हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो दो राष्ट्रों के बीच में होती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। ठीक है, तो 5,920 में से 1,070 निकाल दो, बाकी जो बची हुई है वो सिर्फ राज्यों को स्पष्ट कर रही है, स्पर्श कर रही है ना, ये सिर्फ राज्यों को स्पर्श कर रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, और राज्यों में भी कौन कौन से राज्य आएंगे वो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों को हमारी सीमा स्पर्श कर रही है। इधर पंजाब को करेगी, फिर हरियाणा को, फिर यूपी को, फिर इधर एमपी को, ठीक है, और फिर इधर लास्ट में गुजरात को। ऐसे करके 4-5 राज्यों को हमारी सीमा स्पर्श कर रही है। तो ये चीज़ याद रख लेना, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और 4,850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसमें सर्वाधिक निकट जो जिला मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जो जिला मुख्यालय स्थित है वो है दोस्तों श्री गंगानगर, और सबसे दूर जो है वो है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाखा गांव तक फैली हुई है। कहाँ तक? गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाखा गांव तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 4 राज्य कौन कौन से, सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा से लगते 4 राज्य मैंने आपको बता दिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। दिखा देती हूँ आपको दोस्तों। ये जो यहाँ यहाँ लग रहे हैं वो है पंजाब, ये जो यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं, ये जो डॉट डॉट बने हुए ये है हरियाणा। हरियाणा के बाद में ये भरतपुर, धौलपुर जो लगते हैं वो लगते हैं हमारी यूपी के साथ में। फिर धौलपुर से ही शुरू होके यहाँ से यहाँ तक बांसवाड़ा तक नीचे ये लगते हैं एमपी के। ठीक है, और बाकी ये जो बाड़मेर तक बच गया, क्योंकि आगे तो पाकिस्तान से लगेगा, बाड़मेर तक बच गया, ये वाला इलाका वो लगता है गुजरात के। ठीक है, तो कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है? जब तक आप मैप नहीं देखोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अब देखो पंजाब से कौन कौन से जिले लगते हैं और पंजाब के कौन कौन से जिले अपने टच होते हैं, हमारे कौन कौन से जिले पंजाब के टच होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों में सेम सेम जिले हैं। जैसे हमारे पंजाब के 2 हो रहे हैं तो पंजाब के भी हमारे 2 ही हो रहे हैं। हरियाणा से हमारे 7 जिले होते हैं तो हरियाणा के भी 7 ही जिले होते हैं। ये इतनी अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं जो पंजाब को टच होते हैं। और पंजाब के कौन से जिले हैं? फजीलका और मुक्तसर। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है ये पंजाब के टच होते हैं, और इधर जो पंजाब है उसके है फजीलका और मुक्तसर। थोड़ा इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर रटना है कि पंजाब और गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के टच होते हैं। ये नहीं रटना कि पंजाब के कौन से ज़िले टच होते हैं। आजकल तो एग्जाम्स में पूछने लगे ऐसे भी, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे और मैप देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 हमारे 2 पंजाब के। और दोस्तों हरियाणा से हमारी अच्छी सीमा टच हो रही है, और हरियाणा से हमारे 7 जिले टच हो रहे हैं। कौन कौन सा? हनुमानगढ़, फिर चूरू आएगा, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर, फिर भरतपुर। ठीक है, हमारे 7 और हरियाणा के भी 7 ही हमें टच कर रहे हैं। मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। ये देखते हैं हम लोग, ये देखिए 1 मिनट, हनुमानगढ़ से शुरू हो रही है देखो हरियाणा की सीमा। हनुमानगढ़ टच हो रहा है, फिर चूरू टच हो रहा है, फिर झुंझुनू टच हो रहा है, फिर देखिए सीकर भी टच हो रहा है, सीकर के बाद में जयपुर भी टच हो रहा है, जयपुर के बाद में अलवर भी टच हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 7 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। ठीक है, और भरतपुर का कुछ इलाका, इतना इतना भरतपुर, यहाँ तो फिर यूपी से टच हो जाएगा ये जो भरतपुर है ये वाला। तो ऐसा करके 7 जिले हमारे हैं और 7 जिले उनके हैं। उनके कौन कौन से हैं? मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। ठीक है, अब यूपी के हमारे 2 और उनके 2, भरतपुर और धौलपुर हमारे, और आगरा और मथुरा उनके। देखो यूपी की सीमा इतनी है दोस्तों, ये देखिए, ये भरतपुर और ये धौलपुर। ठीक है, ये 2 ही टच हो रहे हैं हमारे यूपी के, और उनके भी आगरा और मथुरा 2 ही हमारे टच हो रहे हैं। ठीक है, आगरा और मथुरा। अब जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है राज्यों में, है ना। तो मध्य प्रदेश के साथ हमारे 10 जिले टच हो रहे हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी नहीं टच हो रही है यहाँ पे, याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मत कर देना। कोटा, बारा, झालावाड़ 3 ही, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, और उनके हो रहे हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना।
तो हमारे देख लेते हैं, उनका सिर्फ नाम याद रखना दोस्तों। ये देखिए 10 जिले, धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3। अब ये देखिए बूंदी टच नहीं हो रहा है, बूंदी की सीमा अंदर ही रह गई है, ठीक है, तो बूंदी नहीं टच हो रहा है। कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़गढ़ 7, प्रतापगढ़ 8, बांसवाड़ा 9, एक और कोई सा रह गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। हाँ ये भीलवाड़ा रह गया। देखिए भीलवाड़ा की भी थोड़ी सी टच हो रही है, देखो ये कोना निकल के आ रहा है भीलवाड़ा का भी, तो भीलवाड़ा टच हो रहा है। चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ऐसे करके 10 जिले हमारे टच हो रहे हैं दोस्तों। मैप को जितनी बार देखोगे उतनी ही ज्योग्राफी याद होगी, आप रटोगे नहीं याद होगी। आप कोड वर्ड याद करोगे, आपको लोग अपने चैनलों पर बेवकूफ़ बनाते हैं, ये कोड वर्ड से ऐसे सीमा टच हो रही है। आप अगर कोड वर्ड याद कर सकते हो तो आप मैप भी याद कर सकते हो। जब आप सीमाएं पढ़ रहे हो तो अपने हाथ से ये मैप बनाइए और अपने हाथ से ये जिले देखिए, बनाइए उसमें जिले और अंकित कीजिए, और फिर मैप एटलस सामने रखिए और दूसरे राज्य के देखिए कि कौन कौन से टच हो रहे हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। ज्योग्राफी रटने की चीज़ नहीं होती है, सीखने की चीज़ होती है, ठीक है। गुजरात से हमारे टच हो रहे हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, हमारे 6 हो रहे हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। दिखाती हूँ, ये देखिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर का सिर्फ इतना सा कोना, ये बाड़मेर। आगे तो पाकिस्तान से टच होगा बाड़मेर, है ना। तो 6 हो गए ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। ये हमारे गुजरात से टच हो रहे हैं, और गुजरात के हो रहे हैं कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। देखिए दोस्तों पूछेंगे तो अपने ही कि भाई गुजरात के निम्न में से हमारा कौन सा जिला टच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा किसके टच हो रहा है। लेकिन कई बार आजकल थोड़ा सा टफ पेपर बनाने लग गए, तो थोड़ा सा 1-2 बार दे चुके हैं कि गुजरात का कौन सा टच नहीं हो रहा, और इसका महेंद्रगढ़ कहाँ का जिला है, ऐसे कुछ दे चुके हैं। तो इनके नाम भी आप 2-3 बार याद करोगे, पढ़ोगे ना, तो अपने आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। शिवपुर मुरैना, तो हाँ यार ये तो था, है ना। तो ऐसे ही कोई अलग नाम दे देंगे तो अपने आप लग जाएगा, नहीं यार ये नहीं था उस, है ना, सारणी में। तो 2-3 बार इनको तो पढ़ लेना, बाकी हमारे वाले तो आपको याद करने हैं, ठीक है। पाकिस्तान से हमारे 4 जिले लग रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। देखिए दिखाती हूँ, ये वाले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर पाकिस्तान से हमारे 4 लग रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के 2 प्रांत हमारे यहाँ पे लगते हैं, कौन कौन सा, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ठीक है। मतलब 2 राज्य, जैसे हमारा सिर्फ राजस्थान के 4 जिले लग रहे हैं ना, उनके 2 राज्यों के जिले लगते हैं, एक तो पंजाब के और एक सिंध के, ठीक है। और पंजाब और सिंध के कौन कौन से ज़िले लगते हैं ये थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्री टच हो रही है ना, तो कई बार पूछ लेते हैं। बहावल नगर, बहावलपुर, 2 तो सेम हो गए। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीमयार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, अमरकोट, उमरकोट और थार पारकर। तो बहावलपुर, बहावल नगर, रहीमयार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, और ये 2 राज्यों के हैं, पंजाब के और सिंध के, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना अपने भी, जैसे कि आगे चल के पंजाब भी लगता है यहाँ से, है ना। तो लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के ही याद करेंगे। तो ये हमारी सीमाएं थी दोस्तों। अभी हमारी स्थलीय स्थिति पूरी नहीं हुई, इसमें कुछ और भी टॉपिक है कि पाकिस्तान से सबसे लंबी किसके लगती है, सबसे छोटी किसकी लगती है, राज्यों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे छोटी किसकी है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर 33 मिनट का हो चुका है, तो ये काफ़ी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।